दूसरी बात जो मैं बताने लगा हूं उसका ताल्लुक इस चीज से कि व्हाई डू सम पीपल एंड अप लविंग समवन जिसमें बहुत से ऐब है और उन्हें वो चीज नजर ही नहीं आ रही और उन्हें समझाया जा रहा है और उनको कुछ समझ नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि बस यही शादी करनी और मैंने कहीं करनी ही नहीं। उसकी साइंस ये है कि हमारा प्री फ्रंटल कोर्टेक्स वो क्या करता है, वो सिग्नल सेंड करता है एमिगडाला को टू स्विच ऑफ द ऑटोमेटिक फाइट और फ्लाइट सिस्टम। अब होता यह है कि जब आप स्विच ऑफ करा देते हैं एमिगडाला को, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स जब वो सिग्नल भेज के उस फाइट और फ्लाइट सिस्टम को स्विच ऑफ करा देता है तो अगले के ऐब आपको नजर नहीं आएंगे। आपको ये चीज नजर ही नहीं आएगी कि ये मेरे लिए नुकसानदेह है या फायदेमंद है। ये एक और जो है वो पर्सपेक्टिव है इस चीज का। इसको इस एंगल से भी देखा जा सकता है कि व्हाई टीनेजर्स एंड अप लाइकिंग समवन जिसमें इतने ऐब है लेकिन उसको नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उसने अपना वो एमिगडाला वाला सिस्टम वैसे ही जो है वो बंद कर दिया, उसको स्विच ऑफ करा दिया उसने। तो एक और मैं आपको जबरदस्त थ्योरी देता हूँ लव के बारे में, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रू लव एक्चुअली है क्या। सो स्टर्नबर्ग, अगर आप ये सर्च करेंगे ना इंटरनेट पे बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। स्टर्नबर्ग की ट्रायंगुलर थ्योरी है लव के बारे में और इसने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लव बयान किए हैं। पहले मैं आपको डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लव बताता हूँ। द फर्स्ट स्टेज इज पैशन, द सेकंड स्टेज इज इंटीमेसी, द थर्ड स्टेज इज कमिटमेंट एंड द फोर्थ स्टेज इज कंपेनियोनेट। According to Sternberg, love starts with a passion, with a feeling of passion. It is the hot point of love. आपको कोई पसंद आता है, आप उससे बातचीत शुरू करते हैं, आप पीक पे जाते हैं, इलेटेड फील करते हैं, डोपामीन रश होता है, एड्रेनालिन रश होता है, आपको लगता है कि आप जो है वो यू आर इन हेवन, यू आर इन पैराडाइज, लिटरली यू आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। बटरफ्लाइज नजर आ रही हैं आपको, इर्द गिर्द जो है वो फूल नजर आ रहे हैं आपको और आपके दिल में फूल खिल रहे हैं। ये फीलिंग पैशन की पहली स्टेज है, पैशन। यू आर वेरी पैशनेट अबाउट द अदर पर्सन। Then it turns to the next stage, intimacy. Intimacy is not the hot point, rather it is the warm point of love. Intimacy में क्या होता है कि there is closeness, there is connectivity, there is bondedness, there are feelings, and there is a sort of a physical relationship, intimate relationship, and there is a sort of sporting behavior as well. पैशन थोड़ा सा नीचे गिर जाता है और इंटीमेसी पे स्टेज आ जाती है। अच्छा, इंटीमेसी के बाद कमिटमेंट है। Commitment is the cool point of love. It is deliberate choice about loving someone. It is the deliberate choice. Okay, now I will love that person because I'm committed to that person. This is called commitment. Maintaining long-term commitment and short-term decisions about being in love. This is called maturity. कि आप पैशन और इंटीमेसी से थोड़ा सा हटके अब deliberate decision लेते हैं कि नहीं यार, मैंने इसी के साथ रहना, मैं इसी के साथ कमिटेड हूं। दैट इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ कमिटमेंट। और कमिटमेंट से भी अगला लेवल, कमिटमेंट से भी अगली स्टेज है कंपेनियोनेट। Companionate love is characterized by self-disclosure, closeness, and concern after living long with each other. It comes after living long with each other when our lives are intertwined with someone. Feelings such as affection, tenderness, sharing, and attachment become a hallmark of relationship. Subhan Allah. ये है वो स्टेज जो आती है शादी के बाद और एक दूसरे के साथ अरसा दराज रहने से। कंपेनियंस बन जाते हैं आप एक दूसरे के, जब आपको एक दूसरे की ईवल भी अच्छे लगने लग जाते हैं या आप उन्हें इग्नोर कर देते हैं। सीधी सी बात है, कंपेनियंस है ना, एक दूसरे के ऐप भी छुपाने, एक दूसरे को हेल्प आउट करना है, एक दूसरे की वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना है, एक दूसरे को गाइड करना है। जस्ट लाइक देयर आर टू पीपल हु आर कंपेनियंस टू ईच अदर एक सफर में। तो हम सफर वो होता है जो आपका कंपेनियन है। हम सफर वो नहीं है जो पैशन, जिसमें पैशन है, जिसमें इंटीमेसी बहुत ज्यादा है, हु इज ऑल अबाउट फिजिकल रिलेशन एंड स्टफ, हु इज ऑल अबाउट योर ब्यूटी, हर वक्त ब्यूटी की तारीफ करना, फिगर की तारीफ करना माजरत के साथ, और इन चीजों की तारीफ करना। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्रू लव क्या है, तो ट्रू लव की ये दो स्टेजेस है ना, कंपेनियनशिप और कमिटमेंट। ये है बेसिकली उसकी थ्योरी में वो स्टेजेस जिससे ट्रू लव का असल में पता लगता है कि वाकई अब ये, और ये शादी के बाद आता है, शादी से पहले पता ही नहीं लग सकता। तो कैसे हम क्लेम कर रहे हैं कि हमें अगले से मोहब्बत है, हमें अगले से प्यार है? अभी तो ना आपने कंपेनियनशिप देखी है, ना आपने कमिटमेंट देखी है। कमिटमेंट तो पता लगती है शादी के बाद है। आप एक बंदे के साथ रहेंगे सारी उम्र और आप कभी किसी से चैटिंग नहीं करेंगे नॉन मैरम से, कभी आप स्लिप नहीं होंगे, कभी आप गर्लफ्रेंड्स नहीं बनाएंगे। ये कमिटमेंट क्या दिखाने के लिए आप तैयार हैं? मैं मेल से बात कर रहा हूँ, मैन से बात कर रहा हूँ, एक पर इत्तेफाक करने के लिए आप तैयार हैं? इस्लाम में वैसे तो 4 शादियों की इजाजत है, लेकिन हमारी सोसाइटी में चले शादी होती है तो एक ही है, लेट्स सपोज। तो क्या आप ये करने के लिए तैयार हैं? क्या आप कमिटेड होने के लिए तैयार हैं? क्या आप कंपेनियनशिप दिखाने के लिए तैयार हैं? ये है असल में साइकोलॉजी ऑफ लव, कि किस तरह से लव की स्टेजेस डेवलप होती हैं। और ये स्टेजेस तभी डेवलप हो सकती हैं जब इंसान इस्लामिक कॉन्सेप्ट की तरफ ही जाएगा, मवद्दा, रहमा और एक दूसरे को सुकून देने की साइड पर।
अदरवाइज क्या है कि पैशन में ही इंसान रहता है और हर वक्त दैट पर्सन इज लुकिंग फॉर पैशन, और जब वो पैशन नहीं नजर आता तो वो समझते हैं कि नाउ वी डोंट लव एनीमोर, नाउ वी डोंट लव ईच अदर एनीमोर, क्योंकि पैशन खत्म हो गया, वो स्पार्क खत्म हो गया, सो कॉल्ड स्पार्क। अब वो अट्रैक्टिवनेस नहीं आती है, क्योंकि गलत बेसिस पे लव हुआ था। जब बेसिस ही गलत थी तो पैशन ने तो खत्म होना था, इंटीमेसी ने तो खत्म होना था, बेसिस ही गलत है। तो ये है वो मामला जिसकी वजह से बहुत से लोग गलत डिसीजंस लेते हैं, गलत साइड पे जाते हैं, अपने आप को फंसा लेते हैं किसी के साथ, फंसाने के बाद उनसे निकला नहीं जाता उस चीज़ से, क्योंकि उनकी ईगो आती है। ये भी एक बड़ा मसला है। मुझे बहुत से लोग कहते हैं जी कि हम इसलिए नहीं छोड़ सकते अगले को, हमें अगले से बहुत मोहब्बत है। मैं कहता हूँ मोहब्बत नहीं है, ये आपकी ईगो है जो अब आपको छोड़ने नहीं दे रही है। आपकी ईगो सामने आ रही है, आपकी ईगो आपको अंदर से कह रही है कि ये बंदा तेरे साथ इतना अरसा रहा है, तूने इतना कुछ किया इसके साथ, अब तू इसे छोड़ देगा तो मेरा क्या बनेगा, अना का क्या बनेगा, ईगो का क्या बनेगा। तो ये मोहब्बत नहीं है, ये ईगो है असल में, कि आपसे अगला बंदा जो है छोड़ा नहीं जा रहा, हालांकि आपको समझ आ गई कि ये बंदा या बंदी मेरे लिए ठीक नहीं है। ओवर द ईयर्स यू हैव अंडरस्टूड। अपने दिमाग भी हमने जो है वो खराब किया उसके पीछे, अपनी एनर्जीज भी जाया की, और उसके बाद नतीजा वही निकाला कि नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो क्या फायदा हुआ। तो इसलिए अगेन डिस्कशन वहीं पे आती है कि अपने आप को बचा लें। इस डेफिनेशन ऑफ लव की तरफ जाएंगे जिसमें पैशन है, इंटीमेसी है, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस है और बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिसिंग है। आप अगले को भी डैमेज कर रहे हैं, खुद भी डैमेज हो रहे हैं, अपने आप को भी खतरे में डाल रहे हैं, उसको भी डाल रहे हैं, तो फिर रिजल्ट जो है वो क्या है, वो जो इस वक्त हमारी यूथ फेस कर रही है। और वो कुछ रिजल्ट्स मेंशन करने के बाद मैं सोल्यूशन की तरफ आता हूँ और फिर बात को ख़त्म करते हैं। सम ऑफ द डैमेजेस जो मैंने ओवर द ईयर्स देखे हैं काउंसलिंग्स में, जाहिर है कि इर्द गिर्द लोग ऐसे होते हैं, आपके दोस्त भी होते हैं, बहुत कुछ होता है सामने। नंबर 1 हेल्थ। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, इट इज़ सच माइंड ब्लोइंग हदीस, यानी कि ये हदीस सुनने के बाद यकीन कीजिए आप कंडीशन देखें कि हमारी कंडीशन, हमारी से मुराद है यानी हमारी यूथ की कंडीशन इस वक्त क्या हुई है, और क्या हम इस हदीस पे पूरा नहीं उतरते हेल्थ के हवाले से। और किस हवाले से कि जब एक बंदा लिटरली ज़ॉम्बी बन जाता है इस चीज़ में जाकर, उसको समझ नहीं आती कि मैंने क्या करना है। तो पहली जो मैंने आपको चीज़ बताई कि हेल्थ डैमेज होती है, स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, लोग सारी सारी रात बातें करते हैं, चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, टेक्सटिंग करते हैं, और टेक्सटिंग से भी अगले मरहले की चीज़ें करते हैं। उन्हें नींद ही नहीं आती, वो सो ही नहीं सकते, वो चीज़ उनकी एडिक्शन बन गई है। उसके बाद उन्हें सुबह काम पे भी जाना है, उन्होंने यूनिवर्सिटी जाना है, प्रोजेक्ट्स करने, जो भी करना है, वो इंतहाई डीमोटिवेटेड स्टेट में सुबह जाते हैं, दिल ही नहीं उनका कर रहा होता, हर वक्त उनके जहन पे वही सवार होता है, ना वो घर वालों को टाइम दे रहे होते हैं। तो कितना ज़्या है, हेल्थ का ज़्या भी है। हेल्थ कैसे डैमेज हो रही है, नींद भी पूरी नहीं हो रही है, और जो हरकतें कर रहे हैं उन हरकतों की वजह से भी हेल्थ डैमेज होती जा रही है। जाहिर है स्क्रीन पे इतना ज़्यादा बैठेंगे और गलत मलत हरकतें होंगी तो फिजिकल हेल्थ तो डैमेज पक्की होगी। ना डाइट है अच्छी, ना एक्सरसाइज है, ना कोई और चीज़ है, बल्कि वो सारी की सारी लस्ट और डिज़ायर पे बेसिस चीज़ें हैं, तो हेल्थ ने तो पक्का डैमेज होना है। हेल्थ है, स्लीप डिसऑर्डर है, बिकमिंग स्लेव टू डिज़ायर, स्लेव बन जाना, जैसे किसी ने चेन किया हुआ है आपको उसके स्मार्टफोन के साथ और आप उससे छुटकारा नहीं हासिल कर सकते, हर वक्त उस स्मार्टफोन को पकड़ना है और आपने जो है वो काम करना है जो आपकी डिजायर्स आपको करने में मजबूर कर रही हैं। ये कौन सा लव है, ये कौन सा रिलेशन है, ये कौन सी अक्लमंदी है, मुझे कुछ समझा दे ये क्या है। So I will tell you this hadith. This is such a mind-blowing hadith about this state जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस स्टेट को कैसे बयान किया। इसको मैं कहता हूँ ज़ॉम्बी स्टेट, कि यानी जब आपको चीज़ें जो है वो समझ ही नहीं आ रही, आपके सामने सारी चीज़ वाज़ेह है। So Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, Allah hates the one who is glutton and who shouts in at market places, कि अल्लाह ताला उस शख्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते जो रूड है, जो ग्लटन है। ग्लटन से मुराद बहुत ज़्यादा खाता है, मतलब ओवर ईटिंग करता है, ग्रीडी है बाय नेचर, और उसकी लस्ट उससे कंट्रोल ही नहीं हो रही, यानी जिसे हमारे सोसाइटी में कहते हैं ना कि इंसान एक्सप्लोड कर रहा है, फटा जा रहा है। रूड है, ग्लटन है, शाउट्स इन द मार्केट प्लेस, ऊंची हरकतें हैं, शाउटिंग है। हु इज अ रॉटन कॉप्स बाय नाइट, वो रात को जिंदा लाश की तरह है। एंड वर्क्स लाइक अ डोंकी बाय डे, और गधे की तरह काम करता है सुबह। नॉलेजेबल इन वर्ल्डली मैटर्स एंड इग्नोरेंट ऑफ द मैटर्स ऑफ द हेयर आफ्टर, नॉलेजेबल है दुनियावी मामलात में, लेकिन उखरवी मामलात में, आखिरत के मामलात में बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है। नमाज रोजे का कुछ नहीं पता है, अल्लाह माफ करे। ये आज की हमारी जो यूथ है, हमने इन्हें बचाना है, हमने इनको हेल्प आउट करना है। ये हदीस मैं उन्हें पिन पॉइंट करने के लिए या टारगेट करने के लिए नहीं बता रहा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अपने आप को बचा लें इस स्टेट से। डू नॉट बी अ रॉटन कॉप्स बाय नाइट। लिटरली अगर आप अपने आप को रात को देखेंगे, यू विल सी कि यू आर अ रॉटन कॉप्स।
आप मैट्रेस पे लेटे हुए मोबाइल फोन लेके, आंखें आपकी लाल हुई हुई हैं, नींद से आपका बुरा हाल है, लेकिन आप रॉटन कॉप्स की तरह, ज़ॉम्बी की तरह हैं। कितनी बुरी बात है, कितना ज़्यादा हम अपना नुकसान कर रहे हैं। प्लीज़ इस जेल से छुटकारा हासिल कर लें, इस चीज़ से अपने आप को छुड़ा लें, वरना तबाही जो है हमारा मुकद्दर बन जाएगी। कई केस स्टडीज़ हैं हमारे पास। एक सिस्टर MBBS की स्टूडेंट, टॉप की स्टूडेंट, इस चक्कर में पड़ी, अपनी रूममेट से इंस्पायर होकर, रूममेट का बॉयफ्रेंड था, वो मिलने भी जाती थी, मैकडोनल्ड जाती थी। जो कुछ सुना गया, अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा YouTube चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।